Good morning, students. Today's subject is Constitutional Law, in which I have discussed with you about an overview of the parts of the Constitution and the articles inserted in the parts of the Constitution. So, till my class of yesterday, I have discussed the part 4A. I have discussed with you till the part 4A of the Indian Constitution, in which the article 51A lies. So, in the continuance of an overview of the parts and articles of the Indian Constitution, today I am continuing the same lecture in which I will discuss with you the rest parts and the articles in which. Alright, so let us start today's topic. So the next part comes as the Union. This is under the part 5 of the Indian Constitution, in which article 52 to 151 of article describes the provisions related to the Union. डियर स्टूडेंट्स, हमने कल एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने भाग और कितने अनुच्छेद हैं, उनका एक ओवरव्यू हमने आपको कल दिया। उसमें हमने डिस्कस किया कि मूल जो हमारा संविधान था 26 जनवरी 1950 को, उसमें उस समय हमारे संविधान के अंतर्गत 395 आर्टिकल्स थे जो 22 पार्ट्स में डिवाइड थे, और साथ ही साथ 8 शेड्यूल 8 अनुसूचियां भी दी गई थी। इन सभी भागों के बारे में और अनुच्छेदों के बारे में हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया था। उसी डिस्कशन को आज हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो पार्ट है, कल हमने पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक डिस्कशन कर चुके हैं। उसके आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट पार्ट्स में क्या क्या प्रोविज़न्स दिए गए हैं और वो किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत डिफाइंड हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है पार्ट 5, जिसके अंतर्गत यूनियन संघ के बारे में बताया गया है कि भारत जो है वो किस तरीके से एक संघ का रूप धारण करता है, उसके प्रावधान क्या क्या हैं, इन सब के बारे में जो जानकारी दी गई है वो दी गई है आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक। आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक के बारे में जो प्रावधान है के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं, उनका संबंध है यूनियन मतलब संघ। भारत को हम बोलते हैं कि भारत क्या है। अगर आपसे कभी पूछा जाता है एक लॉ स्टूडेंट की लैंग्वेज में, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया, तो देखिए, अगर हम कानून के विद्यार्थी हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत को आप लॉ की लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 1 ही हमें ये बताता है, आर्टिकल 1 हमें ये बताता है, द इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब भारत जो है, जिसे हम इंडिया भी बोलते हैं, वो राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ है। तो भारत की जब भी हमें डिफाइनेशन देनी हो एज ए लॉ स्टूडेंट, तो हम क्या बोलेंगे, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। तो इसी यूनियन, इसी संघ के बारे में जो चर्चा की गई है वो पार्ट 5 के अंदर की गई है, आर्टिकल 51 से लेकर 52 से लेकर के 151 तक। ठीक है, इसे हम डिटेल में आने वाले चैप्टर देखिए। मैं आपको अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ और मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप समझ पाएँ कि हमारे संविधान को किस प्रकार अलग अलग भागों में बांटा गया है और किस प्रकार उसके अंदर जो है अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई है। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 6, द स्टेट्स. States are defined
अंडर आर्टिकल 152 टू 237। देखिए, अभी हमने बताया पार्ट 5 में यूनियन संघ के बारे में बताया गया है, और पार्ट 6 जो है वो राज्यों के बारे में, राज्यों की व्यवस्था के बारे में बताता है कि किस प्रकार राज्यों का गठन होता है, राज्यों के क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, उनके अधिकार कर्तव्य क्या होते हैं। बहुत सारे राज्यों के बारे में जो प्रावधान हैं वो सभी प्रावधान हमें पार्ट 6 में देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 152, अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 7, रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। चलिए, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे अभी आपको बताने का मौका मिल रहा है कि व्हाट डज मीन बाय रिपील्ड। देखिए, पार्ट 6 जब हमारा संविधान बना तो इसके अंतर्गत पार्ट 6 भी था। ठीक है, सॉरी, पार्ट 7 था। लेकिन हमारे संविधान के अंतर्गत हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर रखा है जिसे हम बोलते हैं संशोधन करने की शक्ति, अमेंडमेंट पावर। अमेंडमेंट से क्या होता है, अगर कोई कानून हमें ऐसा लगता है कि अब उसकी उपयोगिता नहीं रह गई है तो हम उसे ख़त्म कर सकते हैं, उसे निरस्त कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरे जो ऑब्जेक्ट होता है संशोधन का वो ये होता है कि हमें ये आवश्यकता महसूस हो रही है कि कोई नई चीज़, कोई नया प्रावधान, कानून संविधान के अंतर्गत आना चाहिए, संविधान की सीमाओं में आना चाहिए, तो भी हम संशोधन करते हैं। ठीक है। तो ये बहुत मैंने आपको अभी साधारण सी भाषा में समझाने की कोशिश की है कि संशोधन के दो पर्पस हो सकते हैं। पहला, किसी ऐसे कानूनी प्रावधान को समाप्त करना जिसकी अब उपयोगिता नहीं रह गई है, या फिर किसी ऐसे कानूनी प्रावधान को सम्मिलित करना जिसकी उपयोगिता है। ठीक है, या आने वाले समय पे होने वाली है। तो संशोधन के दोनों ही उद्देश्य हो सकते हैं। तो 7वां जो पार्ट था उसे 7वें संविधान संशोधन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1956 में, देखिए संविधान कब बना, 1950 में लागू हुआ, तो 1956 में 7वां संशोधन करके, इससे पहले यानी कि 6 संशोधन और भी हो चुके हैं, राइट। तो 7वां संशोधन करके इस भाग को हटा दिया गया। रिपील का मतलब निरसित करना होता है, उसे हटा दिया गया है, अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। ओके, तो कम टू द नेक्स्ट, द पार्ट 8, द यूनियन टेरिटरीज डिफाइंस अंडर आर्टिकल 239 टू 242। देखिए, पार्ट 8 के अंदर, भाग 8 के अंतर्गत संघ और उसकी जो सीमाएं हैं, जो उसकी बाउंड्रीज़ हैं, उनके बारे में प्रावधान किया गया है कि हमारा जो संघ होगा, जो राष्ट्र है, उसका जो क्षेत्र है वो क्या होना चाहिए, उसकी बाउंड्रीज़ क्या होंगी, इनके बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक। द नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट 9, दैट इज़ पंचायत। हम सभी जानते हैं गाँव में पंचायत होती है। ठीक है, इलेक्शन भी अभी रिसेंटली पंचायत के लिए हुए ही हैं। हम आपको अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इतना जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। तो पार्ट 9 के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत पंचायत के बारे में, पंचायत जो होती हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है, और इसे डिफाइन करने के लिए आर्टिकल 243 टू 243 ओ तक जो है हमने प्रोविजंस दिए हुए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा 9A, वो है द म्युनिसिपैलिटीज़। सही, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज़ मतलब नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इनके बारे में जो प्रावधान है वो भी अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 जी तक किए गए हैं। अब देखिए, ये जो पार्ट 9 और 9A है ना, जिसे पार्ट 7 को रिपील किया संशोधन करके, उसी तरीके से जो है अमेंडमेंट के थ्रू संशोधन करके
92 और 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ही इन भाग 9 और 9A को संविधान में जोड़ा गया और ये कानूनी प्रावधान संविधान में समावेशित किए गए। ठीक है, कि पंचायत का गठन कैसे होगा, म्यूनिसिपैलिटीज़ का गठन कैसे होगा, उनका जुरिस्डिक्शन क्या होगा, उनकी पावर्स क्या होंगी, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। तो ये सभी प्रावधान जो हैं वो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि संशोधन के द्वारा हम किसी चीज़ को निरस्त भी कर सकते हैं और लागू भी कर सकते हैं। बहुत ही साधारण भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आने वाले दिनों में जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझने लगेंगे तो हम प्रॉपरली लॉ की लैंग्वेज में ही आपसे बात करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पार्ट 9B। तो देखिए पार्ट 9A और 9B ये अभी रिसेंटली ही संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं 1992-93 के लगभग। ठीक है, तो इसके जो प्रावधान है वो आर्टिकल 243H से लेकर के 243ZT तक दिए गए हैं। अब देखिए पार्ट आता है 10, पार्ट 10 जो है वो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज से संबंधित है, मतलब अनुसूचियाँ। मैंने आपको बताया कि संविधान जब निर्मित हुआ था तो उसके अंदर 8 अनुसूचियाँ थीं। तो इन अनुसूचियों और ट्राइबल एरिया मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के जो एरियाज़ हैं उनके बारे में भी स्पेशली संविधान के अंतर्गत बताया गया है आर्टिकल 244 से लेकर के 244A तक। तो देखिए आज हमने पार्ट 5 से लेकर के पार्ट 10 तक के बारे में जाना कि इनके अंदर क्या प्रोविज़न्स दिए गए हैं, क्या प्रावधान दिए गए हैं। आने वाले टाइम में हम इसके आगे के पार्ट्स और आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर। होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा अभी समझ में आने लगा होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।